सहानुभूति। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि ये सिर्फ हम इंसानों की खासियत है। लेकिन क्या ये सच है? आज हम इसी को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखेंगे। हम समझेंगे कि ये एक ऐसी गहरी बायोलॉजिकल क्षमता है जो हम बहुत से जानवरों के साथ शेयर करते हैं। और इस सफ़र में हमारे गाइड होंगे मशहूर प्राइमेटोलॉजिस्ट फ्रांस डी वाल। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या एम्पैथी यानी सहानुभूति सिर्फ इंसानों में होती है? यही वो सवाल है जो उस आम सोच को चुनौती देता है कि इतनी जटिल भावना सिर्फ हम तक ही सीमित है। हमारे गाइड फ्रांसिस डिवाल का ये एक बहुत ही पावरफुल कोट है। वो कहते हैं कि हम इंसानों और जानवरों के बीच जो दीवारें खड़ी करते हैं वो असल में रेत के महलों जैसी हैं। जैसे जैसे ज्ञान का समंदर आगे बढ़ता है ये महल ढह जाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम इस धारणा को चुनौती देंगे कि इंसान ही सबसे खास हैं। फिर हम सहानुभूति के जन्म की कहानी जानेंगे, इसके दिलचस्प रशियन डॉल मॉडल को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये हमारी साझा विरासत क्यों है। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और सहानुभूति की कहानी को ठीक वहां से शुरू करते हैं जहां से इसका विकास हुआ। जी हाँ, 20 करोड़ साल। सहानुभूति कोई नई चीज नहीं है। ये एक बहुत ही पुराना, एक एंशिएंट मैमेलियन गुण है। मतलब ये हमारे डीएनए में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। तो डी वॉल का जो कोर सिद्धांत था ना, वो यहीं से आता है। उनका मानना था कि सहानुभूति का जन्म हुआ एक माँ की देखभाल की जरूरत से। सोचिए, अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए एक माँ को उसकी हर जरूरत, उसके डर, उसकी भूख, सब कुछ महसूस करना पड़ता था। और बस यहीं से दूसरों की फीलिंग्स को समझने की काबिलियत विकसित हुई। और इस कनेक्शन के पीछे एक मजबूत बायोलॉजिकल कारण भी है। ऑक्सीटोसिन, जिसे अक्सर मातृ हार्मोन या लव हार्मोन भी कहते हैं, इसमें एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। दिलचस्प बात यह है कि जब पुरुषों और महिलाओं दोनों को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है तो उनकी सहानुभूति वाली प्रतिक्रियाएं भी बढ़ जाती हैं। ये साबित करता है कि ये क्षमता हम सब में मौजूद है। तो ठीक है, सहानुभूति है, ये तो समझ गए, पर ये काम कैसे करती है? इसे समझने के लिए डी वॉल ने एक बड़ा शानदार मॉडल पेश किया, रशियन डॉल मॉडल। मतलब एक डॉल के अंदर दूसरी डॉल, एक के अंदर एक, कई परतें। तो सबसे भीतरी और सबसे बुनियादी परत है इमोशनल कंटेजन, यानी भावनात्मक छूत। ये एक ऑटोमेटिक, एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। ये सोची समझी नहीं होती, ये बस हो जाती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जम्हाई। किसी को जम्हाई लेते देखिए और खुद को जम्हाई आ जाती है ना? या फिर किसी दोस्त को उदास देखकर अचानक हमारा मन भी भारी हो जाता है। बस यही है इमोशनल कंटेजन। ये सहानुभूति की एकदम शुरुआती स्टेज है और ये कई जानवरों में बहुत आसानी से देखी जा सकती है। तो ये रशियन डॉल मॉडल कुछ इस तरह से काम करता है। सबसे अंदर यानी कोर में है इमोशनल कंटेजन। फिर उसके ऊपर एक और लेयर आती है जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक कंसर्न, मतलब किसी को परेशान देखकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करना। और सबसे बाहर की परत है टारगेटेड हेल्पिंग। यहाँ हम दूसरे के नजरिए को समझते हैं और उसकी खास जरूरत के हिसाब से मदद करते हैं। ये टेबल इस मॉडल को और भी साफ कर देती है। देखिए, सबसे बुनियादी लेवल पर हम सिर्फ भावनाओं की नकल करते हैं। दूसरे लेवल पर हम चिंता दिखाते हैं और तसल्ली देते हैं। और सबसे एडवांस्ड लेवल पर हम सच में दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचते हैं और उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसकी मदद करते हैं। तो चलिए अब सहानुभूति की सबसे एडवांस्ड परत पर चलते हैं। वो स्टेज जहां भावनात्मक जुड़ाव एक सोची समझी कार्यवाही में बदल जाता है। टारगेटेड हेल्पिंग का मतलब है किसी की खास जरूरत को समझकर उसकी मदद करना। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसमें समझ और सोचने की क्षमता भी जरूरी है। आपको ये समझना होता है कि सामने वाले को असल में चाहिए क्या। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। आनहेम चिड़ियाघर में क्रोम नाम का एक चिंपांजी पानी से भरे टायर तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में बहुत सारे भारी टायर रखे हुए थे। उसने बहुत कोशिश की पर वो नाकाम रहा। और फिर जब क्रोम ने हार मान ली तो जैकी नाम का एक छोटा चिंपैंजी आगे आया। उसने क्रोम की प्रॉब्लम को समझा। उसने एक एक करके सारे टायर हटाए, पानी से भरे टायर को बहुत ध्यान से उठाया ताकि पानी ना गिरे, और उसे क्रोम को दे दिया। ये टारगेटेड हेल्पिंग का एक जबरदस्त उदाहरण है। और हाँ, ये सिर्फ चिंपैंजियों तक ही सीमित नहीं है। चूहों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि वो अपने परेशान साथी की मदद करते हैं।
हाथी भी एक दूसरे को तसल्ली देते हैं और डॉल्फिन में भी इस तरह का बिहेवियर देखा गया है। तो यहाँ हम इन दोनों में एक बिल्कुल साफ फर्क देख सकते हैं। इमोशनल कंटेजन एक ऑटोमेटिक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो लगभग सभी मैमल्स में होती है। वहीं दूसरी तरफ टारगेटेड हेल्पिंग एक सोची समझी क्रिया है जिसके लिए दूसरे का नजरिया समझना जरूरी होता है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मजागरूकता। जिन प्रजातियों में खुद को आईने में पहचानने की क्षमता होती है, जैसे कि महान वानर, डॉल्फिन और हाथी, वही सबसे एडवांस लेवल की सहानुभूति यानी टारगेटेड हेल्पिंग दिखाती हैं। मतलब खुद को जानना और दूसरों को समझना ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? ये क्यों मायने रखता है कि सहानुभूति हमारी एक एवोल्यूशनरी विरासत है? हम एक बार फिर डी वाल के उस रेत के महल वाले कोट पर वापस आते हैं। इंसानों और जानवरों के बीच की जो दीवारें हैं वो सच में रेत के महल ही तो हैं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है ये दीवारें ढह रही हैं और हमें अपनी साझा विकासवादी यात्रा की एक झलक मिल रही है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, सहानुभूति सिर्फ एक अच्छा विचार या एक अच्छी चॉइस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है। पता है, दयालुता कोई नई चीज नहीं है जिसे हमने अभी अभी सीखा हो। नहीं, ये जिंदा रहने की एक बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है जो हमारी मैमेलियन विरासत में बहुत गहराई तक बसी हुई है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर दयालुता की ये क्षमता इतनी पुरानी और इतनी गहरी है, 20 करोड़ साल पुरानी एक सहज प्रवृत्ति है, तो ये हमारे भविष्य को आकार देने में क्या भूमिका निभा सकती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।